नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से कानाफूसी गपशप और चर्चा पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार भी हम कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वो किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं। जब चुनाव आता है तो उनसे वोट भी लेते हैं, लेकिन जब उनकी परेशानी आती है तो उनकी मदद नहीं कर पाते। बात आज उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ चल रही एक परेशानी की और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की। सूर्य प्रताप शाही अपने विभाग में ठीक से खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान में वह फिसड्डी साबित रहे। पहले चरण में तो कुल 312 मेंबर वो बना पाए थे। अब उत्तर प्रदेश में इस समय गेहूं की बुआई का सीजन शुरू हो गया है और उसके लिए प्रदेश में डीएपी खाद की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। उन्हें बुआई के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। अक्टूबर का महीना खत्म होने को आया है और ये गेहूं के बुआई की शुरुआत हो जाती है जो नवंबर तक चलती है। पिछले 7-7.5 साल से वो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के मंत्री हैं और विभाग में ए से लेकर जेड तक, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कहाँ कहाँ माल है ये उनको पता है। लेकिन किसान की हर साल क्या परेशानी आने वाली है, उसे किस महीने में कितना बीज चाहिए, कितना खाद चाहिए, इसको वो उपलब्ध कराने में नाकाम रहे हैं। इसके लिए उनकी योजनाएं फेल हो जाती हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ साथ आलू, चना, मसूर इन सब के खेत तैयार हो रहे हैं, इनकी खेती का सीजन है, तो किसान डीएपी खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। 10 बोरी की अगर आपको ज़रूरत है तो 2 बोरी मिल रही है। कमीशन खोरी, जमाखोरी ये हर समय इस सीजन में होता रहा है और सरकार इसके लिए पहले से तैयार नहीं रहती है। डीएपी न मिलने से किसान मायूस हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं। सहकारी जो समितियां हैं वहां पर किसानों का आक्रोश फूट रहा है, लाठीचार्ज होने तक की नौबत है। इसी के साथ कृषि विभाग में हर साल जो लाखों कुंतल गेहूं के बीज वितरित होते हैं वो भी अभी ढाक के 3 पात स्थिति है। जब से पीओएस मशीन का सिस्टम आया है, अधिकांश जगहों पर ये मशीनें चल नहीं रही हैं। अच्छा, कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जो बालू से भी तेल निकालने की कोशिश में रहता है। इस बार उसने गेहूं बीज खरीद का जिम्मा केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था पर दिया है जिसका नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। जो प्रदेश में बीज वितरण का उसको लक्ष्य दिया गया है, हैरत की बात यह है कि उसके यूपी में एक भी केंद्र नहीं है, तो वो बीज बांटेगा कैसे? जो गेहूं का बीज है वो सरकार ने 43 रुपया किलो के लगभग दर से खरीदा है और 50% उस पर किसान को सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 21 रुपया 95 पैसे के लगभग किसान गेहूं का बीज खरीद सकता है। अब अगर बीजे नहीं रहेगा तो किसान को इस छूट देने का कोई फायदा नहीं है। ये जरूर है कि जिन कंपनियों को कई हजार कुंतल बीज किसानों को बांटने का लक्ष्य दिया गया है, वो इन बीजों को ऊंचे दामों पर ब्लैकमेलिंग भी कर सकती हैं। तो जिनके पास एक भी सेंटर नहीं है वो प्रदेश में गेहूं कैसे बांटेंगे? 75 जिले में उनको आपने दिया कैसे काम सप्लाई का? और कमीशन खोरी के लिए कृषि विभाग पहले से बदनाम रहा है, तो क्या फिर लीपापोती हो जाएगी? ये जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, ये पिछले 7 सालों में इस व्यवस्था को सुधार नहीं करा पाए। तो जो सरकार हर साल प्रदेश में किसानों की आय दुगुना करने का दावा करती है, वो ये देखा है कि अक्टूबर का महीना बीत रहा है, डीएपी की किल्लत है, रैक आती नहीं है, आती है तो 4 भाग में बढ़ जा रही है और किसानों को ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ रहा है, मिलावट का सामना करना पड़ रहा है।
उनके खेत तैयार हैं, समय से बुआई नहीं हो पा रही है और आप उनकी आय दुगना कर देंगे। हर जगह उन्हीं के पेट का पेचकस कोचा जाएगा और आप आय भी दुगना कर लेंगे। ये कागजी बातें, ये जो कागज पीटने का रवैया है, भाषण देने का, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि इस देश की तरक्की का रास्ता हमेशा खेत और खलिहानों से होकर गुजरा है, लेकिन जब जब ये कागज से गुजरा है तब तब ये देश पीछे गया है। अब बात एक ऐसी खबर की जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला विभाग है, यानी कि यूपी सरकार को हजारों करोड़ रुपया हर महीना जो विभाग देता है उसका नाम है आबकारी विभाग, शराब महकमा। इस विभाग में बहुत सारे किस्से चलते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चर्चा से रूबरू कराएंगे जहां पर अफसर अपनी लंबी पहुंच का फायदा उठाकर बार बार इसी विभागों में तैनाती लेते हैं और इलाहाबाद से बैठकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी सत्ता चलाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि लुक इन लंदन टाक इन टोक्यो। ये बड़ा अपने यहाँ मशहूर किस्सा है कि भैया इलाहाबाद से बैठकर लखीमपुर खीरी में कोई कैसे चार्ज चला सकता है। आप दो पोस्टिंग कर देंगे और आदमी 250, 300, 400 किलोमीटर दूर कभी जाएगा नहीं और माल निकलता रहेगा, काम होता रहेगा। जिस प्रदेश में बड़े आदर्शवादी बातें होती हैं, राम राज वाली सरकारें हैं, वहाँ नशे के कारोबार वाले विभाग से कई कई हजार करोड़ रुपए का हर साल लक्ष्य बढ़ा कर दिया जाता है विभाग को कि लाकर इकट्ठा कराइए। एक विरोधाभासी स्थिति है, उसके बावजूद सरकार की ये मजबूरी है कि पैसा यहीं से सबसे ज़्यादा आना है। बात हरिश्चंद्र वाली भी करनी है और शराब से पैसा भी निकालना है। इस विभाग में कारनामे ऐसे हैं कि अफसरों की पोस्टिंग और तबादले के खेल में अब कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन आबकारी महकमे में दिव्य प्रकाश गिरी एक ऐसे अफसर हैं जो तीसरी बार यहाँ पर पोस्टिंग पर आए हैं। आपको हैरत होगी कि एक आईएएस अफसर 2 बार इसी महकमे में एडिशनल कमिश्नर रहे। पहले वो एडिशनल कमिश्नर रहे आबकारी में, फिर वो बांदा के डीएम हुए, फिर दिव्य प्रकाश गिरी वहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो फिर आ गए लौटकर एडिशनल कमिश्नर आबकारी बनकर, और फिर वहाँ से वो डीएम सुल्तानपुर बने और उसके बाद वो विशेष सचिव बनकर आए थे गन्ना चीनी महकमे में। लेकिन चूंकि विभाग की मुखिया, गन्ना विभाग भी उनके पास है, बीना कुमारी मीना के पास, और आबकारी भी है, तो पता नहीं किस जुगाड़ से वो गन्ना चीनी से हटकर फिर दिव्य प्रकाश गिरी यहाँ पर विशेष सचिव बनकर आ गए आबकारी महकमे में। तीसरी बार पोस्टिंग एक आईएएस अफसर की इस महकमे में हुई है। यानी कि जो आदमी नीचे से ऊपर तक सब जान रहा हो उसके लिए ऐसी पोस्टिंग तो एक वरदान की तरह है। तो वो इस मलाईदार विभाग में इतनी मजबूत पकड़ रखते हैं कि पानी पिलाने वाले से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर तक उनको टिप्स पे याद है गिरी जी को। और गिरी जी प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना के काफ़ी निकट और सलाहकार के तौर पर इस समय विभाग में चर्चित हैं। फिलहाल गिरी के जलवे का राज ये है कि उनके कोटे में जो अफसर रहता है वो लगातार मलाई खाता है, उसके लिए चाहे जितनी उल्टी गंगा बहानी पड़े। मुबारक अली सहायक आबकारी आयुक्त हैं, इलाहाबाद मुख्यालय में हैं, लेकिन उनको लखीमपुर खीरी में डिस्टिलरी का चार्ज दिया गया है। इलाहाबाद से लखीमपुर की जो दूरी है वो लगभग 400 किलोमीटर है। वो कभी उस डिस्टिलरी में जा पाते हैं, वहाँ से कितना माल निकलता है, कब वो बंद रहती है, कब खुली रहती है, ये शायद मुबारक अली को नहीं पता होगा। चूँकि मुख्यालय में इलाहाबाद में उनके पास इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी, प्रवर्तन, तमाम सारे अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, तो उसमें माल ज़्यादा है, वहाँ पर आवाभगत ज़्यादा है, खुशामद करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए वो उनको वहाँ पर अस्थायी तौर पर बनाए रखा गया है। ये समझ से परे है कि इस तरह के चार्ज क्यों दिए जाते हैं। परशुराम दुबे दिव्य प्रकाश गिरी के काफ़ी निकट हैं। ये ट्रांसफ़र हुए
इलाहाबाद से बलरामपुर डिस्टिलरी में इनकी तैनाती हो गई। लेकिन इलाहाबाद मुख्यालय में सहायक आबकारी आयुक्त सीरा का जो चार्ज है आज भी इन्हीं के पास है, और ये बलरामपुर अपनी मूल तैनाती पर नहीं आते, वहीं इलाहाबाद बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्वाभाविक है, जहाँ सीरा है, गुड़ है, मीठा है, वहाँ पर चींटा ज़्यादा लगेगा, और लगेगा तो फिर वो दूर क्यों जाएगा जब बगल में भोजन मिलेगा। तो राजेश कुमार सिंह विधि विभाग देखते हैं मुख्यालय में, और उनको चार्ज दिया गया है सीतापुर की रामकोट आसवनी का। इसी तरह से संजय कुमार यादव हैं, वो भी लखनऊ में पोस्टिंग है, लेकिन उनको भी सीतापुर में एक डिस्टिलरी का चार्ज दे रखा है। नितिन अग्रवाल इस विभाग के मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, लेकिन जैसे और मंत्री कहते हैं कि हमारे विभाग में नहीं चलती है, वैसे नितिन अग्रवाल भी हैं कि भाई हमारे विभाग में पूछ नहीं होती उतना। बीना कुमारी मीना एक ईमानदार प्रमुख सचिव के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनके नीचे ये जो खेल हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कोई तो लेगा। हर आदमी अपने आप को ईमानदार घोषित किए बैठा है और नीचे विभाग में सारा खेल चल रहा है। क्या ये उदाहरण इस बात को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ये नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं और ईमानदार अफसरों और मंत्रियों के रहते हो रहे हैं? तो इसको करा कौन रहा है और इस पर रोक कौन लगाएगा? सरकारें आंख खोलें, अपना तो काम है कि चीज़ों को सामने रख देना। भेदभाव कब होता है और क्यों होता है और किस कीमत पर होता है? नियम क्यों तोड़े जाते हैं? दोहरे रवैये क्यों अपनाए जाते हैं? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं, और सबका जवाब एक है कि सबका मालिक जो एक है वही सब कराता है। अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की सरकार में अक्सर ये बात चर्चा होती है कि हमारे पास सीनियर लेवल पर एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों की काफ़ी कमी है। बात सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इस कमी का एक तोड़ निकाल लिया है, या आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपने चहेते अफसरों की अब एक नई सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जिनको इसी साल प्रमोशन मिला है, सचिव से प्रमुख सचिव बने हैं, उन पर यह सरकार मेहरबान है, और इस कदर मेहरबान है कि बड़े बड़े एसीएस और प्रमुख सचिव अब अपने नए नए अफसरों की किस्मत पर रंज करने लगे हैं। पी गुरु प्रसाद इस सरकार के सबसे इस समय लाइमलाइट के अफसर हैं, सबसे चहेते अफसर हैं, और उनके ऊपर सरकार खुलकर विभाग बरसा रही है। रविंद्र कुमार को भी जल्दी जल्दी 2 बड़े विभागों को तैनाती मिली है, वो भी 99 बैच के अफसर हैं। इनसे नीचे अब कोई जूनियर प्रमुख सचिव नहीं है। इनसे एक बैच ऊपर 1998 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अजय चौहान पीडब्ल्यूडी जैसे महकमे के प्रमुख सचिव हैं। सबसे बड़ा महकमा उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़े बजट वाला। नंबर 2 पर आलोक कुमार तृतीय, खाद रसद से लेके और पीडब्ल्यूडी के भवन के निर्माण से लेके, नियोजन प्लानिंग से लेके, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक। फिर अनिल कुमार, जिनके पास खनिज, श्रम विभाग, सेवा योजन, बहुत बड़े बड़े महकमे, ये सब जूनियर 98 बैच के नए नए प्रमुख सचिव हैं, 1 साल 1.25 साल से। तो सरकार ने इन नए अफसरों पर बहुत तेजी से दांव लगाया है, खास तौर से 1998 और 1999 बैच के जो आईएएस अफसर हैं, इनके पास एक साथ कई विभागों का चार्ज है। एसीएस बन गए हैं, लेकिन कोई होमगार्ड देख रहा है, कोई उद्यान देख रहा है, और कोई भाषा देख रहा है। और ये जो इस साल प्रमुख सचिव बने, वो आवास भी देखेंगे, वो खाद्य औषधि प्रशासन भी देखेंगे, वो राजस्व भी देखें, उनके पास पशुपालन भी रहेगा, मत्स्य भी रहेगा, फिर उनके पास कृषि, मंडी, सारे विभाग, बड़े बड़े विभाग, बड़ी किस्मत वाले हैं। और उनकी किस्मत खराब है जिनको आज कई सालों से एक ही विभाग में रहना पड़ा है। योगी सरकार में ये 4-5 अफसर
एक नई पसंद बनकर उभरे हैं और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इनके ऊपर सरकार ने जो भरोसा जताया है और जितने बड़े बड़े विभागों का भार दिया है, ये अफसर इन विभागों के भार को लेकर छुपे छुपे घूमते रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं, जाके कहीं निदेशालय में बैठते हैं, कहीं दूसरे अन्य विभागों में जाके बैठते हैं, जिससे कि विधायकों का, सांसदों का, मीडिया के लोगों का सामना न करना पड़ जाए। लिस्ट में वो जरूर अच्छे हैं, लेकिन डिलीवरी क्या दे पा रहे हैं ये सरकार तय करे वो कितनी संतुष्ट है। लेकिन सरकार का बढ़ता भरोसा ये दर्शाता है कि सरकार सीनियर अफसरों से संतुष्ट नहीं है। वो जूनियर अफसरों को अधिक पसंद कर रही है और उन पर लगातार प्यार लुटा रही है। सरकार पिछले 7 साल से भाजपा की है। मुख्यमंत्री ने जिसे पसंद कर लिया वो लगातार अच्छे पदों पर काम कर रहा है, और जो सीएम की नज़रों में जिसके नंबर कम हो गए वो हमेशा किनारे रहा, वो लौट नहीं पाया मुख्य धारा की ओर। तो एक जो पसंद लायक पिक एंड चूज की जो कहानी है इन 5 अफसरों के मामले में, आप समझ सकते हैं ये आगे आने वाले में लंबे रेस के घोड़े हैं योगी सरकार के, और ये बड़े बड़ों को पछाड़ेंगे। हालांकि आज ही इन्होंने बहुत लोगों को पछाड़ दिया है, अब कुछ तो रही होगी बात। आखिर है तो सब आईएएस है, किसी की छवि पर डेंट लग गया और किसी की छवि पर दाग लगने के बावजूद भी कहा जाता है कि दाग अच्छे हैं, यही रहेंगे। तो फिर इसके पीछे बात आती है कि इसका आधार क्या है मूल्यांकन का। तो कोई ना कोई फिर जुगाड़ काम करता है, और जुगाड़ हर युग में भारी रहा है, दागदार हो या बेदाग हो। अगर जुगाड़ नहीं है तो आप मजबूत और अच्छी जगह पहुंचने में आपको बड़ी कसरत करनी पड़ेगी, नाकामी मिलेगी, सफलता मिलना मुश्किल है। अब बात चुनाव की और राजनीतिक दलों के नेताओं की। यूपी में जो उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों के लिए, उसमें 2 दल ऐसे हुए जिनके अरमा आंसुओं में बह गए। कांग्रेस को 2 सीट समाजवादी पार्टी दे रही थी, लेकिन उसने लड़ने से मना कर दिया। चर्चा यह है कि अधिकांश नेता तो चले गए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ाने वायनाड, तो कांग्रेस यहाँ सीट ले भी लेती तो लड़ाता कौन उसको। दूसरी तरफ बात आ गई निषाद पार्टी की कि 2 सीट मांग रही थी और उसे मिली नहीं, एक को मिल रही थी वो लड़ी नहीं, और यहाँ मांगते मांगते मर गए, मिली नहीं, आखिरी तक नहीं मिली। संजय निषाद अपने पूरे कुनबे के साथ दिल्ली में डटे रहे। भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में लड़ने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उनको कहा गया कि अब तुम शांत बैठो। मझवा और कटेरी सीट पर जो संजय निषाद का दावा था, वहाँ पर कहते हैं कि एडवांस बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली की ना के बाद बड़े बेआबरू होकर मंत्री जी को वापस लौटना पड़ा। अब उन्हें उल्टे भाजपा को जिताने की अपील करनी पड़ रही है। सीट भी नहीं मिली और मन के मुताबिक काम भी नहीं हुआ, तो मन को दबाकर अब भाजपा के लिए अपील करनी है। सीट न मिलने से पहले निषाद जी ये कहते थे कि अगर हमारे लोगों को सीट नहीं मिलेगी तो हमारा समाज बीजेपी को वोट करने में मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद अब उनकी मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। संजय निषाद को थामे रखने की जिम्मेदारी भाजपा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दी है, जो संजय निषाद को इस बात की सांत्वना देने के लिए लगाए गए हैं कि अभी निराश ना हो, सीट नहीं मिली कोई बात नहीं, अच्छा विभाग मिल जाएगा, अभी परिवर्तन होगा चुनाव के बाद तो आपको मंत्रिमंडल में बढ़िया महकमा मिल जाएगा, मलाईदार। मछली में क्या रखा है, एक ही स्वाद, रोज रोज अलग अलग तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो पाठक जी ने उनको उम्मीद बधाई है और गम भुलाने के लिए खेवनहार वाला तमगा भी दिया है। लेकिन हर कोई ये जानता है
कि सियासत में जो नुकसान होता है या जो गम लग जाता है उसकी भरपाई सिर्फ दो तरीके से होती है, या तो कोई बड़ा ओहदा मिले या फिर गांधी जी का मजबूत सहारा मिले। वैसे ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास स्वास्थ्य जैसा महकमा है। हालांकि होम्योपैथिक वाला नहीं है, लेकिन मंत्री होने के नाते बड़ी संख्या में उन्होंने गोली पहले से मंगवा के रखी हुई है। तो मीठी गोली संजय निषाद जी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी जब तक चुनाव हो नहीं जाता। पाठक जी किसी को निराश नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि संजय निषाद के साथ उनका तालमेल अच्छा चलेगा। यूपी की सियासत में जो बहुत उछल कूद रहे थे वो दोनों तरफ वाले अब अपना हाथ पैर समेट कर घर में बैठ गए हैं। संजय निषाद का जो चुनाव निशान है वो भोजन भरी थाली है। थाली तैयार थी, भोजन भी बन गया था, भरने वाली थी, लेकिन भाजपा ने ऐन वक्त पर मामला गड़बड़ा दिया। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में जब मंत्रिमंडल बदले, विस्तार हो, तब हो सकता है कुछ नई चीज़ मिले और थाली में कुछ नए व्यंजन भी आए। तो इस इंतज़ार में थोड़े दिन तो काटने पड़ेंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। अब आपको जाते जाते हम मुनव्वर राना साहब के कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जो आदमी के सामाजिक ज़िंदगी के हालातों को अपनी शायरी में हमेशा बयां करते रहे हैं। लोगों के दुख दर्द को बताते हैं, गरीबी को बताते हैं और इंसान की इंसानियत को बताते हैं कि हमको बड़े होकर आगे चलकर किस तरह की भावना रखनी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। तो सुनिएगा कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। और मैं हूँ मिट्टी तो मुझे कूजा गरों तक पहुँचा, और मैं हूँ खिलौना तो मुझे बच्चों के हवाले कर दे। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। और इस तरह मुझे किस्तों में मरना मंजूर नहीं, अब मेरे शहर को फौजों के हवाले कर दे। नमस्कार।